हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग रेलवे का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 3 देखेंगे, जो कि आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम है, साथ ही साथ बिहार एसएससी है या एसएससी एमटीएस है या जितने भी तमाम में एग्जाम में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछते हैं, उससे आपको देखने को मिलेगा। और इससे बाहर जो है अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेट कवर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका स्कोर जो है अच्छा रहेगा जीके जीएस में। और ये जितने भी क्वेश्चन है सब भी है क्वेश्चन, ये आपको जनरली बुक में या ऐप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसमें आपको जो उसको अंत तक देखिएगा और आपका कितना स्कोर आता है वो स्कोर कमेंट में एक्सप्लेन जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन जो आप तक आसानी से पहुंच जाए प्रैक्टिस सेट का। और साथ ही इस चैनल पर आपको जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर या स्टेट की भी जितनी वैकेंसी आती है वो भी अपडेट मिलेगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो दोनों पे जुड़ जाइए, दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। अगर इनकेस वीडियो नहीं बनती है तो मैं वहाँ अपडेट देता हूँ वैकेंसी से रिलेटेड भी, या अभी जो आप प्रैक्टिस सेट देखोगे उसका जो है पीडीएफ आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसा होगा कि अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसको व्यू करेगा तो इससे हम लोग जो है आगे जो है इससे और अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और हर क्वेश्चन वाइज आपको जो है देखने को मिलेगा। अब मैं इसकी बात कर लूँ तो ये जो है जैसे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और रूडी का एग्जाम है, इसके लिए हम लोग का बेस्ट 2 जो है स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको फुल लेंथ जो है 20 सेट मिलेगा पर डे, जो है 100 क्वेश्चन जैसे एग्जाम में होता है। सीबीटी बेस्ड रहेगा, मैथ रीजनिंग जीके साइंस है, जो भी सब्जेक्ट होता है सारा मिलेगा आपको। और सेट के बाद जो आपको कुछ बुट मिलेगा एकदम एग्जाम जैसे आपको फील होगा। अगर आप ज़्यादा कुछ जानना है इसके बारे में तो ये ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके आप इसके ज़्यादा डिटेल जान सकते हैं। और फिर हम लोगों ने 41 रखा हुआ है, फिलहाल ये फी जो है 41 भी इसका घट गया है। तो आप अगर इनरोल करना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और ये जो है इतनी कम प्राइस में, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अप्रोक्स 21 के आसपास जो है आपको मिलेगा 20 सेट, हर जैसे परीक्षा में होता है, जैसे एग्जाम में होता है 100 क्वेश्चन का पर डे। और आपको जो है इतना कम सेट में ना ही आपको बुक मिलेगा कहीं, और ना ही आपको कहीं आपको कोई टीचर या कोई ऐप पर आपको इतना कम प्राइस में आपको ये मिलेगा टेस्ट। और 20 सेट अच्छा खासा एग्जाम लेवल करेगा, जिसमें आप अपना प्रैक्टिस को ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं, साथ ही साथ रैंक देख सकते हैं। और जस्ट लाइक ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हुआ ये, ताकि एग्जाम में भी आपको फायदा होगा। जो भी टीसीएस के जो पेपर लेती है तो उसके पैटर्न पे ही आपको देखने को मिलेगा। ये आपको जो है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का हुआ, और जो बिहार एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है, उसके लिए भी 20 सीट चल रहा है पर डे। और उसके बाद जो है 150 प्रश्न का जो जिस तरह से एग्जाम आता है उस तरह से उसको प्रश्न आता है, उस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक ये सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन देगा। और ये 71 रुपया है, ये भी अभी घट के डिस्काउंट हो गया। तो ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो आप जाइए लिंक पे और ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे जाके आप मैसेज में देख सकते हैं। और इस साथ से साथ लूसेंट और एसपीटी का भी चलता है, तो वो भी आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और रेलवे का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है और बिहार एसएससी का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। अब ज़्यादा अब ये सब अगर आपको इसमें पसंद है, अगर आपको जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, इजीली जुड़ सकते हैं। 20 से 21 रुपया का कोई बड़ी बात नहीं है। 20 से 21 रुपया ऐसे भी आप लोग इन्वेस्ट करते होंगे, रेगुलर प्रैक्टिस होते रहेगा, अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो अच्छी बात है। और इतना कम प्राइस में आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं करवाता है, इतना कम प्राइस में। चाहे वो बुक से आप बुक कर दो तो उसमें भी आपको रेट ज़्यादा लगेगा, या फिर आपको ऐप पर लो उस पर भी आपको मिलेगा, यहाँ आपको अच्छे खासा कंटेंट मिलेगा। तो इंटरेस्टेड है तो जा सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। और यहाँ तो प्रैक्टिस सेट चलेगा ही। तो हम लोग चलते हैं आज की प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में संसद में एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन और भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधिनियम जो है, इसमें जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 124 जो है, अनुच्छेद 124 में दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय का जो एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, मतलब मुख्य जज होगा, और 30 जो है अन्य न्यायाधीश का भी प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 124 में ये दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार, एमपी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या ज़्यादा है
ऐसे भी आप ऑप्शन में छाट सकते हैं, तो लोकसभा ज़्यादा भेजेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए और आजीवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य जो है आपको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो ये जो है जो संसद का जो है उच्च सदन हुआ राज्यसभा। ठीक है, निम्न सदन होगी आपको लोकसभा, और इसका कार्यकाल जो 6 वर्ष के लिए रहता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 233 सदस्य का चुनाव किया जाता है राज्य के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के 233 जो है सदस्य का चुनाव किया जाता है विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाएगी? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष में 2 बार। लोकसभा के जो है कम से कम सत्र जो बुलाए जाते हैं 2 बार। ये अनुच्छेद जो है आपको 85(1) में दिया हुआ है कि लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा कम से कम वर्ष में 2 बार बुलाया जाएगा। और इसकी जो बीच की अवधि होगी, पिछले सत्र और अभी जो करंट का सत्र है, इस दोनों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन का अच्छा खासा लेवल पता चल रहा होगा। लेवल पता चला तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। और इसमें आपको जो है होल डिटेल तो बहुत हद तक मैं बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी पूरा डिटेल बनाने तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वजह से आप मिनिमम क्वेश्चन छू पाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कम डिटेल क्वेश्चन वाइज अगर करते जाओ तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ये कम से कम 25 से 50 के बीच में टारगेट रहता है, हर प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल जाए। और इसी को घुमा फिरा के मैं इसका एनालिसिस भी कर लेता हूं, ताकि ऑप्शन भी आपको समझ में आ जाए इसके आगे पीछे भी। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य नहीं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य। भारत के प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसने निहित किया है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उपरोक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 53 था, और अनुच्छेद 53 जो बोलता है कि आपको जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित रहेगा। संघ का जो कार्यपालिका होगा वो राष्ट्रपति में रहेगा, और राष्ट्रपति संघ की ही कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। कार्यपालिका का जो शक्ति होगा वो राष्ट्रपति ही इसका प्रधान होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने का अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। सबसे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया था। इसमें एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगले प्रश्न की चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने 300 अनुच्छेद है, 350 है, 400 से अधिक है, 500 अनुच्छेद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 400 से अधिक है। ठीक है दोस्तों, आपको जो है टोटल जो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची है। और अभी जो है आपको 25 भाग जो है, भाग 25 है, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित जो किया गया था, उसमें जो है 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 400 से अधिक। तो अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949, 1952, 1950, 1954। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952 में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली है क्या एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त परिषद है, इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया था। 1 नवंबर 1956 में जो है दिल्ली को जो है संघ शासित क्षेत्र किया गया था। 69वां संविधान संसद ने नियम पारित करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है घोषित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर। हुडको का अर्थ क्या है? हुडको का अर्थ क्या है? तो हुडको जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की है, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा, एक्सिम बैंक के द्वारा, एडीबी बैंक के द्वारा, स्टेट बैंक के द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सिम बैंक के द्वारा। एक्सिम बैंक के द्वारा जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की थी। कौन सा एक्सिम बैंक? एक्सिम बैंक की स्थापना जो है 1 जनवरी 1982 ईस्वी को हुआ था।
या जो निर्यातक एवं आयात को जो वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकता है, जो कि बेचता है खरीदता है उसको जो वित्तीय सहायता होगा वो उपलब्ध कराने का काम इसका है। इसको भारतीय आयात निर्यात बैंक भी बोलते हैं, एक्जिम बैंक को। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? चमड़े का सामान, कपड़े, चाय, चावल। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कपड़े। कपड़े सबसे ज्यादा ये जो है आपको निर्यात होती है, दूसरे देश में जाती है। आयात मतलब खरीदारी होती है, निर्यात बेचा जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य का कर है? आयकर है, सीमा शुल्क है, भू राजस्व, उत्पाद शुल्क है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भूमि राजस्व। भूमि राजस्व जो है आपको राज्य का कर है, राजस्व जो है राज्य का कर है। और कृषि को छोड़ के अन्य जितने आय पर जो कर लगता है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सब जो केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर होता है। अगले प्रश्न की चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार की आय होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क के द्वारा जो है सबसे बड़ा एकल साधन है जो कि भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, उत्पाद शुल्क से ज्यादा। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये देखिए तो अगर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद आपको अगर हो तो इसके घटते क्रम में पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इस तरह से आपका चलेगा। सेकंड पूछे पंजाब, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ हरियाणा और फिफ्थ जो राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपयुक्त सही। उदारीकरण भी था, निजीकरण भी था, भूमंडलीकरण भी था। और ये जो 1991 नई आर्थिक नीति जो आया था, कौन सा उस समय प्रधानमंत्री थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के समय में। और इस नीति का लक्ष्य क्या था? उदारीकरण करना, निजीकरण करना एवं भूमंडलीकरण करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। बीजों की उच्च पैदावार, किसमें? पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक वितरण और फोर्थ जो है सभी इसमें से। जिसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। ठीक है, हरित क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था 1966 से 67 के बीच में किया गया था। तो हरित क्रांति के जनक बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन। भारत में जो हरित क्रांति हुआ था उसमें उसका जनक जो है आपको एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है? वाणिज्य बैंक, डीबीआई बैंक और नाबार्ड बैंक और सहकारी उधार ढांचा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ये सहकारी उधार ढांचा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं था, कौन नहीं था? बिचौलियों की समाप्ति, भूजोतों का एकत्रीकरण, सहकारी कृषि, किसानों को मकान ऋण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको किसानों को मकान ऋण। ये जो है भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं था और बाकी जो है भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल था। अब अगले प्रश्न की ओर। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? मतलब क्या दिखाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कमी का रूप दिखाती है। नवीनतम जनगणना जो उसको भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि जो कमी का दिखाएगा। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, इसमें उद्योग में, खनन में, कृषि में। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि में। ठीक है फ्रेंड्स, कृषि में जो है आपको जिसको कृषि में जो छिपी हुई बेरोजगारी होता है, मतलब सीजनेबल होता है। इस टाइम अगर आपको चावल हो गया तो उसके बाद चावल का करने के बाद तब तक जो है आदमी जो है बेरोजगारी बैठा रहता है, तो इसको छिपी बेरोजगारी भी बोला जाता है। तो कृषि को। अगले प्रश्न चलते हैं। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर पर बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो इसका लक्ष्य था आपको 5.6% था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ जो है आपको इसका सही उत्तर आपको बताना है कि शुष्क बर्फ जो है आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और आपका कितना स्कोर रहा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का जो है क्वेश्चन है आपको, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।